नोएडा में 2 दिन पहले मजदूरों के उग्र प्रदर्शन ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था और फैक्ट्रियों का कामकाज भी ठप पड़ गया था। लेकिन बुधवार यानी 15 अप्रैल को तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी। अब स्थिति सामान्य है, फैक्ट्रियां फिर से खुल गई हैं और लोग अपने रोजमर्रा के काम पर लौट आए हैं। लेकिन क्या ये मामला यहीं खत्म हो गया है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इस पूरे बवाल के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 2 नेशनल स्पोक्सपर्सन यानी कंचना यादव और प्रियंका भारती पर नोएडा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और भ्रामक पोस्ट शेयर कर मजदूरों को भड़काने का काम किया था। पुलिस का कहना है कि इन वीडियो के जरिए अलग अलग इलाकों में डर और भ्रम का माहौल बनाया गया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। इतना ही नहीं, पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। अब दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। नोएडा बवाल के बाद सच्चाई सामने, फेक वीडियो से भड़का माहौल। नोएडा में 2 दिन पहले जो बवाल हुआ था उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। बुधवार को हालत सामान्य हो गए, फैक्ट्रियां फिर से खुल गई, कामकाज शुरू हो गया, लोग काम पर जाने लगे। हालांकि शांति जरूर है, लेकिन सतर्कता भी उतनी ही कड़ी है। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है, सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी छोटी सी चिंगारी फिर से आग ना बन सके। करीब 16 कंपनियों के पास आरपीएफ और पीएससी की लगाई गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। वो ये है कि नोएडा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय जनता दल की 2 महिला प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर किए और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस का साफ कहना है कि इस वीडियो के जरिए न सिर्फ मजदूरों को भड़काया गया है, बल्कि कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी या उसका कर्मचारी इस तरह के उपद्रव में शामिल पाया जाता है तो सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि एजेंसी की भी जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। मतलब साफ है कि प्रशासन इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या ढील देने के मूड में नहीं है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 दिन पहले यानी सोमवार को हुई थी, जब नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। हरियाणा में हाल ही में 35% वेतन वृद्धि के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मजदूरों में नाराजगी बढ़ गई। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कम वेतन दिया जा सकता है, उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं हो रहा। ये गुस्सा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदला और फिर देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी की घटनाएं सामने आई और हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। स्थिति को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत 21% अंतरिम वेतन वृद्धि का ऐलान कर दिया ताकि मजदूरों का गुस्सा शांत किया जा सके। लेकिन यहाँ एक और बड़ा फैक्टर सामने आया जिसने इस आग को और ज्यादा भड़का दिया, और वो था सोशल मीडिया। अफवाहें तेजी से फैलने लगी, पुराने वीडियोस नए बताकर शेयर किए जाने लगे और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। यही वजह है कि अब पुलिस ने साइबर क्राइम ब्रांच के जरिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कंचना यादव और प्रियंका भारती पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से गलत वीडियो और भड़काऊ पोस्ट शेयर किए। पुलिस का कहना है कि इन पोस्ट से मजदूरों में गुस्सा और बढ़ा है और हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के जरिए पुलिस की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये मामला सिर्फ 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या विपक्षी पार्टियां ऐसे आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल एक बिहार आधारित पार्टी है,
लेकिन उसके नेशनल स्पोक्सपर्सन्स उत्तर प्रदेश के इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में दोनों ने मजदूरों की मांगों का समर्थन किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ वीडियो पुराने थे या संदर्भ से बाहर थे, जिन्हें जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर कंचना यादव की बात करें तो वो एक पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती हैं। जी हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर रही हैं, लाइफ साइंस में पीएचडी कर रही हैं और CSIR फेलो भी है। 2023 में तेजस्वी यादव की रणनीति के तहत उन्हें पार्टी में एक युवा और पढ़े लिखे चेहरों के तौर पर प्रवक्ता बनाया गया था। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल को पहले एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखा जाता था जिसका आधार ग्रामीण इलाकों में यादव और मुस्लिम समीकरण पर ही टिका हुआ था, लेकिन 2023 के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से पढ़े लिखे युवाओं को पार्टी में शामिल किया गया ताकि पार्टी को एक आधुनिक और आक्रामक चेहरा और युवा चेहरा दिया जा सके। कंचना यादव और प्रियंका भारती इसी बदलाव का एक हिस्सा बनी थी। दोनों टीवी डिबेट में बड़े एंकरों और बीजेपी नेताओं से सीधे टकराती हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं। बिहार चुनाव से पहले ये रणनीति काफी हद तक सफल भी दिख रही थी और पार्टी को एक नया चेहरा मिला भी, लेकिन अब जब वही चेहरे उत्तर प्रदेश जैसे मुद्दों पर सक्रिय हो रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या पार्टी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों की ओर आंदोलनों में दखल दे रही है। आरजेडी प्रवक्ताओं पर कसा शिकंजा, बदतमीजी की आदत से मजबूर। नोएडा के इस पूरे प्रदर्शन की जड़ में मजदूरों की असली परेशानी थी। 13,000 रुपयों के मासिक सैलरी, बढ़ती महंगाई और हरियाणा के मुकाबले कम वेतन ने मजदूरों को परेशान कर रखा था, लेकिन कुछ भड़काऊ पोस्ट्स और अफवाहों ने इसे जायज मांग को हिंसा में बदल दिया। पुलिस का कहना है कि नए बनाए गए व्हाट्सएप बॉट्स और फेक अकाउंट्स के जरिए अफवाहें फैलाई गई और माहौल को जानबूझकर गर्म किया गया। आरोप ये भी है कि आरजेडी प्रवक्ताओं ने इन अफवाहों को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। कानूनी तौर पर भी मामला गंभीर हो गया है। बीएनएस की धारा 353 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66 और 66D के तहत केस दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब साफ है कि ये मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब दोनों प्रवक्ताओं के सामने कानूनी चुनौती खड़ी हो गई है। अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह मामला पार्टी की रणनीति पर जरूर सवाल खड़े कर रहा है। डीएम मेधा रूपम का बयान भी साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां मामला थोड़ा सा दिलचस्प भी हो जाता है और थोड़ा गंभीर भी। पुलिस का कहना है कि ये पूरा प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सुनियोजित था। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए गलत और भड़काऊ जानकारी फैलाकर लोगों को उकसाया गया था, यानी जमीन पर जो गुस्सा था उसे डिजिटल दुनिया से हवा दी गई थी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं था जब इन दोनों प्रवक्ताओं पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। पहले भी विवादित बयानों में ये सामने आ चुके हैं। जब पूरे देश में यूजीसी का मुद्दा चल रहा था, उससे लेकर मंथन चल रहा था, तब कंचना यादव का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि यूजीसी के जरिए स्वर्णों पर झूठे आरोप लगाए जाने चाहिए, उन्हें जानबूझकर फंसाया जाना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर इस तरह की सोच रखने वाले लोग राजनीतिक मंच पर आकर बयान देंगे तो माहौल कैसा बनेगा? खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये नेता बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं तो इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट के भरोसे ही ये सत्ता हासिल की जा सकती है? अगर ऐसा ही आसान होता तो पार्टी इतने सालों से सत्ता से दूर क्यों रहती? और जहां तक मुस्लिम वोटर्स की बात है तो अब वहां भी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। कहने को भले ही यादव और मुस्लिम समीकरण की बात होती है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती है जितनी की दावा किया जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है आरजेडी की तरफ से।
अब तो सीमांचल जैसे इलाके में भी नई राजनीतिक ताकतों की एंट्री के बाद समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ओवैसी की पार्टी AIMIM। ऐसे में इस तरह की नेगेटिव छवि बनाना या फिर विवादों में घिरना पार्टी के लिए कितना सही है, यह भी सोचने वाली बात है। और अंत में बात आती है नेतृत्व की। तेजस्वी यादव खुद को एक नए दौर का नेता बताते हैं, एक नई सोच और नई राजनीति की बात करते हैं, लेकिन अगर उनके ही बनाए हुए मन से ऐसे प्रवक्ता सामने आ रहे हैं जिन्हें बात करने का तरीका भी ठीक से नहीं पता है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। अगर ये उनकी ट्रेनिंग का नतीजा है तो ये फिर उस ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। कुल मिलाकर नोएडा का ये मामला सिर्फ एक मजदूर प्रदर्शन या FIR तक सीमित नहीं है। ये हमें ये दिखाता है कि आज के समय में जमीन पर हो रही घटनाओं को सोशल मीडिया कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे अफवाहें हालात को बिगाड़ सकते हैं और कैसे राजनीति हर मुद्दे में अपनी जगह बना ही लेती है। अब देखना यह है कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन बात तो साफ है कि इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपकी क्या सोच विचार हैं, इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए